हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम का एस्टिमेशन कैसे होता है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में नेशनल इनकम के कैलकुलेशन से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 4 मार्क्स और 5 मार्क्स में एग्जाम में जरूर आता है। लास्ट ईयर 2024 के एग्जाम में भी आया था और 2025 आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो तैयार रहना है। हमारे पास नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की जो मेथड्स होते हैं, बेसिकली 3 मेथड होते हैं, उन तीनों को बारी बारी से आपको समझना होगा और तीनों के लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बनाया है, ठीक है ना। एक ही वीडियो में जल्दबाजी में बताना सही नहीं रहता है, आपको पहले डीपली बताएंगे, फिर वन शॉट में तीनों को कंबाइन करके भी बता देंगे। लेकिन आज से हम क्या करेंगे, एक एक करके मेथड को डिटेल समझेंगे। पहला जो वीडियो बनाएगा आज का मेरा, इसमें मैं जो है वैल्यू एडेड मेथड को बताऊंगा, यानी कि एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड, दैट इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड। समझ में आ गया? क्योंकि नेशनल इनकम को अच्छे से समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है जिससे रिलेटेड एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, किस तरह से वैल्यू एडेड मेथड में यूज़ किया जाता है, प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड का क्या सीन है, दोनों का क्या मतलब है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना होगा। लेक्चर नंबर 8 चल रहा है और हमारा नेशनल इनकम का ये हमारा चल रहा है पार्ट 3, यानी कि तीसरा वीडियो, राइट। तो जब हम बात करेंगे वैल्यूएशन की नेशनल इनकम, इसकी वैल्यूएशन मतलब इसकी कैलकुलेशन बेसिकली 3 तरीके से किया सकता है। एज द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड का मतलब होता है सभी प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेप्स में, यूनिट्स में जो भी वैल्यू ऐड की जाती है उसको टोटल करें, या फिर जो इनकम अर्न किया जाता है, अर्निंग इनकम को टोटल करके फैक्टर इनकम जिसको बोलते हैं, या फिर लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करते हैं उन एक्सपेंडिचर का। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड है। कौन कौन से है? वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं इसको, इनकम मेथड जहाँ पर इनकम का टोटल किया जाता है, और एक्सपेंडिचर जहाँ पर एक्सपेंडिचर का टोटल किया। तो 3 अलग अलग मेथड है और तीनों मेथड को डिटेल से समझने के लिए 3 अलग अलग वीडियो बनेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैल्यू एडेड मेथड को, कि वैल्यू एडेड मेथड में किस तरह से नेशनल इनकम का एस्टिमेशन होता है फुल डिटेल में, विद एग्जाम्पल। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको मैं समझाऊंगा, कि ऐसे नहीं कि थ्योरी बता दिया बस बात खत्म हो गई, आपको लास्ट तक बने रहे ताकि कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी समझ में। देखिए, जब हम वैल्यू एडेड मेथड की बात करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड का एक अनदर नेम ही है, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट मेथड। इसको प्रोडक्ट मेथड के भी नेम से जानते हैं। सो इन दिस मेथड यूज टू मेजर द नेशनल इनकम डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर फ्लो। क्योंकि हम सबको पता है कि सर्कुलर फ्लो के अलग अलग फेज होते हैं और अलग अलग फेज में प्रोडक्शन फेज होता है, इनकम फेज होता है और एक्सपेंडिचर फेज होता है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्शन फेज को लेते हैं, जहाँ पर टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की वैल्यू को टोटल किया जाता है। वही फाइनल गुड्स, दैट मीन्स क्या, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन दिस मेथड। इंटरमीडिएट गुड्स इसमें नहीं आता है, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए। वो गुड जो कंज्यूम किया जाता है कंज्यूमर के थ्रू, चाहे वो कंज्यूमर जो है हाउस होल्ड का हो, चाहे कंज्यूमर वो प्रोड्यूसर का हो जाता है। इस मेथड में मनी वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज देयर आर 2 वेज। इस मेथड में 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके से नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। 2 तरीके इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो होता है फाइनल प्रोडक्ट मेथड और एक होता है वैल्यू एडेड मेथड। ये मत समझिएगा कि एक ही मेथड में एक ही तरीके से, नहीं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताऊं। जब हम फाइनल प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट मेथड में ओनली और ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को लिया जाता है। फाइनल गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू को लिया जाता है और उसको सम टोटल किया जाता है। तो प्रोडक्ट मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है। समझ में आ गया? लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमें पता है कि फाइनल गुड्स एंड, फॉर एग्जांपल शुगर की बात करते हैं, शुगर की वैल्यू को टोटल किया जाएगा। शुगर अगर हाउस होल्ड में यूज करते हैं तो भैया ये फाइनल गुड्स हो गया। लेकिन वही शुगर अगर कोई शॉपकीपर स्वीट वाला अपनी दुकान में लेके स्वीट्स बनाता है तो वो इंटरमीडिएट कंजप्शन बन जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स होता है। और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जो है नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड में ये पता कर पाना कि फाइनल गुड्स कौन सा है, क्योंकि एक ही चीज एक बार में फाइनल भी हो सकता है, उसी टाइम पे वो इंटरमीडिएट कंजप्शन भी हो सकता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सेकेंड मेथड का यूज करते हैं, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में फाइनल गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू को देखा जाता है, लेकिन एक्चुअल में सेम टू सेम वही वैल्यू नहीं लिया जाता है। यहां पर यह लिया जाता है कि प्रोडक्शन के वेरियस फेज में प्रोडक्शन वैल्यू कितना जनरेट हुआ,
प्रोडक्शन वैल्यू कितना जनरेट हुआ। तो यहाँ पर हमें वैल्यू एडेड पता करना होता, किसी बंदे ने, जैसे फॉर एग्जांपल एक फार्मर ने अपनी पूरी प्रोडक्शन के दौरान जो भी अपनी तरफ से जेब से पैसा लगाया, लगाने के बाद मार्केट में इसको बेचा, प्रोडक्शन हुआ, तो उसको कितनी इनकम जनरेट हुई, कितना वैल्यू जनरेट हुआ, उसको पता किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बिस्किट फैक्ट्री वाले ने बिस्किट बनाने के लिए किसका यूज़ किया, वीट का यूज़ किया, इसके अलावा लेबर का यूज़ किया, लैंड वगैरह तमाम उसके खर्चे हुए, तमाम कॉस्ट हो गए। उसके बाद कॉस्ट लगाने के बाद मार्केट में तमाम कॉस्ट उसका 2000 रुपये हुआ, मार्केट में उसने फिर 3500 रुपये में सेल कर दिया। इसका मतलब होता है कि 2000 में सामान को प्रोड्यूस करके 3500 में वो सेल कर रहा है, तो उसने अपने लेवल पे कितना प्रोडक्शन जनरेट किया, 1500 रुपीज़ जनरेट किया। दैट्स 1500 इज वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का मतलब होता है आपका टोटल प्रोडक्शन, उसमें से आपने अपने जेब से कितना खर्च किया, दैट इज योर कंजप्शन, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो वैल्यू। तो ये वैल्यू एडेड मेथड सबसे कारगर तरीका है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। क्यों? इसलिए क्योंकि फाइनल गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू निकाल ले जाएंगे तो हो सकता है किसी एक चीज़ की वैल्यू कई बार ऐड हो जाए, दैट इज नोन एज डबल प्रॉब्लम और डबल काउंटिंग, जो मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन इस सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हम ये देखेंगे कि भाई प्रोडक्शन जब हो रहा है तो हर फेज में कुछ न कुछ वैल्यू तो जनरेट हो ही रही है, कि एक फार्मर ने इतना जनरेट किया, फैक्ट्री वाले ने इतना जनरेट किया, फिर फाइनल जो सेलर ने इतना जनरेट किया। हर एक लेवल में उसकी जितनी जितनी वैल्यू जनरेट होती है, यानी कि उसकी हर एक लेवल में कितनी वैल्यू ऐड होती है, तो उसकी ऐड करते चले जाते हैं और लास्ट में नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स under this method from the value of output the value intermediate consumption is deducted to find the value added the production। हमें क्या करना था, हमें ये देखते हैं कि एक्चुअल में हमारा टोटल आउटपुट कितना है। क्या देखते हैं? टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट का मतलब होता है हमने कितना प्रोडक्शन किया, और टोटल आउटपुट में से हम क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। टोटल आउटपुट में से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब आपने प्रोडक्शन जो किया, प्रोडक्शन करने के लिए भैया कुछ तो खर्च किया होगा अपने जेब से, जो कुछ भी आपका खर्चा हुआ, रॉ मटेरियल परचेज किया, लेबर वगैरह सब दे दिया, वो सब की वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो नेट वैल्यू लास्ट में बचेगा दैट इज वैल्यू एडेड। मान लीजिए आपने प्रोडक्शन किया 5000 रुपये का, और उस 5000 के प्रोडक्शन के लिए आपने जो है 3500 रुपये खर्च कर दिए, तो दैट मीन्स 1500 रुपीज़ योर वैल्यू एड। आपने अपने लेवल पे 1500 रुपीज़ जनरेट किया है। ठीक है, नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड अभी बता दिया, पूरा फुल कॉन्सेप्ट पता चल गया। जैसे आपने बताया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर देंगे तो वैल्यू एडेड आ जाएगा, और ये प्रोडक्शन के हर एक लेवल पर अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। प्रोडक्शन के हर सेक्टर का अलग अलग किया जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन के सेक्टर भी 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तीनों लेवल के तीनों सेक्टर के अपने अपने प्रोडक्शन वैल्यूज़ में से इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हर एक सेक्टर का वैल्यू एडेड आ जाता है। ठीक है ना। अब क्या है ना, हमें क्या करना है, इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है ये समझना होता है। ऑलरेडी मैं बता चुका था, प्रीवियस कुछ वीडियोस में बताया है इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है। इट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड टू प्रोडक्शन यूनिट ऑफ परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द अदर प्रोडक्शन यूनिट्स विच आर मेड फॉर रीसेल। कुछ आप जो प्रोडक्शन करेंगे, आपको प्रोडक्शन करने के लिए आपको कुछ खर्चे होंगे, ठीक है, आपको कुछ खर्चे होंगे, आपको कुछ सामान परचेज करनी होगी, तो प्रोडक्शन करने के लिए, सेल करने के लिए जो कुछ भी आपको परचेज करना पड़ेगा वो सब आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन होना चाहिए। जैसे बिस्किट बनाने के लिए फ्लोर चाहिए, मतलब आटा चाहिए, ठीक है ना, इसके अलावा शुगर चाहिए, इसके अलावा लेबर चाहिए, इसके अलावा कुछ केमिकल्स चाहिए, तो ये सब कुछ आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट के अंदर इंटरमीडिएट कंजप्शन। अभी मैंने बताया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करके वैल्यू एडेड निकाला जाता है। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है टोटल आउटपुट, टोटल प्रोडक्शन वैल्यू। अब हमें टोटल प्रोडक्शन वैल्यू की कैलकुलेशन करनी है, उसके लिए क्या किया जाता है ना कि आपने मार्केट में जितना भी वैल्यू, जितना भी अपना प्रोडक्ट सेल किया, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट पता करने के लिए क्या किया जाता है, जो भी आपका सेल्स है प्लस सेल करने के बाद जो भी आपका सामान बचा हुआ जो बिका नहीं है, दैट इज चेंज इन स्टॉक, प्लस
प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन, कुछ प्रोडक्शन आपने खुद के कंजप्शन के लिए भी तो किया होगा, तो इन तीनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे। मतलब आपने कितना माल बेच दिया, प्लस आपके पास बेचने के बाद कितना स्टॉक रखा हुआ है, प्लस आपने कितना सामान अपने खुद के लिए यूज़ के लिए रखा हुआ है, तो तीनों को टोटल करेंगे तो हमारा बनेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। और ये वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन। यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है मैंने, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो भी आपके पास रहा है और जो ओपनिंग स्टॉक था, दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर देंगे तो चेंजिंग स्टॉक आएगा। और बेसिकली चेंजिंग स्टॉक को जो है हम डेल्टा एस में भी लिख सकते हैं। दूसरी तरफ वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने का एक दूसरा तरीका होता है क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर यह रखा होगा क्वांटिटी सोल्ड एंड पर यूनिट प्राइस। तो जो भी क्वांटिटी सेल किया गया है उसकी पर यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे, तब भी वैल्यू ऑफ आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। उसके पहले हमें यह समझना होगा कि वैल्यू आउट मेथड को प्रोडक्ट मेथड के अलावा किसी और नाम से जाना जा सकता है। यस, देयर आर अनदर मेथड इज इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ऑरिजिन मेथड एंड कम्युनिटी सर्विस मेथड इज आल्सो नोन एज। इसके कई सारे नाम है, अलग अलग नाम से पूछे जा सकते हैं। बेसिकली आपके वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड ही सबसे ज़्यादा आता है सीबीएसई में। ये इसके सीबीएसई में इन नेमों का अदर यूज़ नहीं किया गया है, फिर भी आपको कॉमन सेंस के लिए पता होना चाहिए, क्योंकि आप फर्दर एग्जाम जाएंगे, सीयूटी वगैरह देंगे, तब आपको काम लग सकता है। नाउ द स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग वैल्यू एडेड मेथड। अगर हम वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट करने जाएंगे, क्योंकि हमने बेसिक समझ लिया, हमें समझ में आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, हमने ये समझ लिया वैल्यू एडेड क्या होता है, हमने ये समझ लिया कि इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है। तो अब हमें ये समझना है एक्चुअली इन सब का यूज़ करते हुए हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। नाउ इट इज़ द वेरियस, देयर आर सम स्टेप्स टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द क्लासीफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स। हमें प्रोडक्शन यूनिट को आइडेंटिफाई करना है, और प्रोडक्शन यूनिट को आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव टू नो द प्रोडक्शन सेक्टर। देयर आर 3 प्रोडक्शन सेक्टर, दैट मीन्स प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड माइनिंग और नेचर। जो डायरेक्ट नेचर, एग्रीकल्चर, माइनिंग से जुड़ा होता है, दैट इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर सेक्टर। यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट को जो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो कन्वर्टिंग यूनिट होता है सेकेंडरी सेक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के नाम से जो फैक्ट्री वगैरह होता है। और नेक्स्ट इज टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर इज नोन एज सर्विस सेक्टर, हु प्रोवाइड वेरियस सर्विस टू प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर को ये सर्विस प्रोवाइड करने का काम होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, communication, energy, education, health, etc. These all sectors known as tertiary sector. तीनों सेक्टर मिलके एक इकोनॉमी के प्रोडक्शन को, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को जो है प्रोड्यूस करते हैं, और इन सब की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं अलग अलग। अब नाउ सेकेंड स्टेप, एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड इन ईच सेक्टर। हर एक सेक्टर का अलग अलग हम वैल्यू एडेड फाइंड करते हैं। फर्स्ट वन इज VAP। यहाँ पर जो P होता है, P, दिस P का मतलब होता है प्राइमरी सेक्टर, दिस वन इज primary sector, and here is S means secondary sector and T means tertiary sector. Okay, so value of output of primary sector में कितना value output किया और उसमें से कितना intermediate consumption लगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें value added of primary sector आएगा। Same in secondary sector, total product by secondary sector minus total intermediate expenditure of secondary sector, टोटल आउटपुट ऑफ टर्सरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये सारी चीज़ें हमें तीनों लेवल का, तीनों सेक्टर का कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही तीनों सेक्टर का वैल्यू एडेड आ जाएगा, उसके बाद हम निकालेंगे एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड GVAMP, और ध्यान में रखना यही GVAMP है जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, GDPMP के नाम से जानते हैं, यही GDPMP है। तीनों सेक्टर के वैल्यू एडेड को ऐड करना होगा। That means value added of primary sector, value added of secondary sector and value added of tertiary sector. Okay, is known as, ये VA का मतलब क्या होता है, that is value added, in short लिखा गया है यहाँ पर। तो तीनों ही सेक्टर की वैल्यू एडेड को आपस में ऐड करेंगे तो ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा, या फिर
और अगर डायरेक्टली आपके पास सेक्टर नहीं दे रखा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने बैठे हुए हैं, तो उस केस में जीडीपी पूछा जाए या फिर जीवीएएमपी पूछा जाए, आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर देंगे। कौन सा वाला? दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन और इंटरमीडिएट गुड्स, जो भी बोल दीजिए एक ही बात है, ठीक है ना। अगर आपके पास सेक्टर वाइज नहीं दे रखा है, खाली सेल्स, चेंज इन स्टॉक और इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा है, तो इन दोनों को ऐड करके उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वही आपका जीडीपी या जीवीएएमपी होगा, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, नेम आपको पता होना चाहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 4, एस्टिमेशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला पॉइंट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज एनवीएएफसी, एंड एनवीएफसी इज आल्सो नोन एज एनडीपीएफसी, एंड एनडीपीएफसी इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम, इसका मतलब ये, अगर आपसे डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है तो आपको क्या निकालना है? नेट वैल्यू एडेड निकालना है। और नेट वैल्यू एडेड निकालने के लिए यू हैव टू यूज जीडीपीएमपी और जीवीएएमपी। यू हैव जीडीपीएमपी और आल्सो नोन एज जीवीएएमपी, बोथ आर सेम। तो यहाँ पर हमारे पास एनडीपीएफसी कैलकुलेट करना है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या कहा था कि फार्मूला अलग से कुछ नहीं लगाना है। यू हैव टू फाइंड आउट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यू हैव ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस से नेट लेके आना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देना है, और फार्मूला आपके सामने बन जाता है। सो डैट इफ यू हैव टू फाइंड डोमेस्टिक इनकम फ्रॉम द जीडीपीएमपी, सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन एंड सब्ट्रैक्ट एनआईटी। And last step where we have to find out national income, and national income is known as NNPFC, net national factor product at factor cost। तो यहाँ पर जब हमारे पास नेट वैल्यू एडेड आ जाता है, दैट इज डोमेस्टिक इनकम, इन डोमेस्टिक इनकम यू हैव टू एडेड ओनली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सो डैट एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें एनएनपीएफसी मिल जाएगा। तो ये कुछ वेरियस स्टेप्स है जिसके थ्रू हम जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब का बात ये है कि सर क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए सारे स्टेप करने पड़ेंगे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, सारे स्टेप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको केवल कुछ वेरियस स्टेप फॉलो करना होगा। 2 स्टेप। नंबर 1 स्टेप, सबसे पहले आपको निकालना है जीडीपीएमपी, या फिर आपसे अगर पूछा जाए जीवीएएमपी तो यूज कीजिए फार्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट गुड्स और इंटरमीडिएट कंजप्शन। ओके, फर्स्ट स्टेप में आपका जीडीपीएमपी आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में अगर आपसे नेशनल इनकम पूछा गया है तो एनएनपीएफसी निकालेंगे। इसको निकालने के लिए जीडीपीएमपी में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस कर देंगे, एनआईटी को माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और प्लस कर देंगे हम क्या चीज़? एनएफआईए। कभी कभी नेट वैल्यू एडेड पूछा जाता है। अगर आपसे नेट वैल्यू एडेड पूछा जाता है एट फैक्टर कॉस्ट तो क्या करेंगे? आपके पास जीडीपीएमपी है, जीडीपीएमपी ही जीवीएएमपी है, ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें से केवल एनआईटी को माइनस कर दो और डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो तो आपको एनवीए मिल जाएगा। मतलब साफ है, वैल्यू एड मेथड में जो भी हो सबसे पहले जीडीपी या जीवीएएमपी कैलकुलेट होके आएगा। उसके बाद चाहे कोई भी एग्रीगेट आपसे पूछा जाए, जीएनपी पूछा जाए, एनएनपी पूछा जाए, एनएनपीएमपी, एनएनपीएफसी, एनडीपी, कुछ भी पूछा जाए, एनीथिंग एल्स, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इस मेथड के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे। जैसे कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, ये आपके बोर्ड पर दिख रहा है यहाँ पर, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कहा गया हमसे, और हमारे पास है सेल्स 8800, ओके, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। लैंग्वेज समझना पड़ेगा आपको। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन, बट डोमेस्टिक मार्केट है क्योंकि रॉ मटेरियल केवल डोमेस्टिक मार्केट से नहीं है, फॉरेन मार्केट से ही परचेस किया जाता है। अगर डोमेस्टिक लिखा हुआ है तो ये देखिए कहीं इंपोर्ट तो नहीं लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर कहीं इंपोर्ट लिखा हुआ है, कंजप्शन, फिक्स एफेक्ट, सब्सिडीज, नेट फैक्टर कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब यही हमारे से इंपोर्ट लिखा हुआ है, ये देखिए ये। तो इन दोनों की वैल्यू को आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है, दोनों की वैल्यू को आपस में ऐड कर देंगे। ये हो गया सब्सिडी, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन, चेंजिंग स्टॉक,
रेंट की वैल्यू से हमें कोई अता पता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, छोड़ देंगे क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड में रेंट का कोई काम नहीं है। और ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड दैट इज इन शॉर्ट बोलते हैं NFIA। सबकी वैल्यू आपके सामने दे रखा है। हियर इज सेल्स, समझ में नहीं आया तो देखिए सेल्स हो गया, ये हो गया इंटरमीडिएट कंजप्शन, डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजप्शन फ्रॉम फॉरेन, this one depreciation, changing stock, rent and net factor income from abroad. Okay, this one 8 item 1 2 3 4 5 6 7 8 और here is 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, now सबसे पहले मैंने क्या कहा, फर्स्ट स्टेप में हमेशा क्या निकल के आएगा, GDP MP। तो यू हैव टू फाइंड GDP MP। तो हम क्या करेंगे, सेल्स कर देंगे प्लस चेंज इन स्टॉक कर देंगे माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन। सबकी वैल्यू को रखो यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ सेल्स इज 800 प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक देखिए यार दे रखा है दैट इज 50 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन डोमेस्टिक का है 400 और इंपोर्ट किया गया है 100। सो हियर इज 850 माइनस 500, तो टोटल हमारा कितना हो गया, GDP MP इज 350 करोड़। लेकिन GDP MP तो नहीं पूछा गया है हमसे पूछा गया है नेशनल इनकम। तो हम अब हमें निकालना है नेशनल इनकम दैट इज NNPFC। सो यूज द फॉर्मूला ऑफ नेशनल इनकम, वी हैव GDP MP subtract depreciation subtract NIT and add NFIA। सबकी वैल्यू को लेके आइए। GDP की वैल्यू यहाँ पर गिवन है दैट इज 350 करोड़ माइनस डेप्रिसिएशन इज गिवन हेयर दिस वन 40 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज गिवन नहीं है दैट इज सब्सिडी इज ऑलवेज इन माइनस दैट इज 30। NFI गिवन है कितना 10। ओके, नाउ टोटल इट 350 माइनस 40 ये हो गया 310 और 10 320। ओके, 350 माइनस 40 दैट इज 310 माइनस माइनस प्लस 30 प्लस 10, तो ओवर इज वैल्यू इज 40 दैट इज आंसर इज 350। द आंसर इज 350 करोड़। ये यूनिट जरूर लगाना है आपको, ये यूनिट लगाना है। अगर यहाँ पर कैलकुलेशन में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आता है देन आप अपने डाउट बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन क्या यहीं पर पॉइंट समझ में आता नहीं, इससे रिलेटेड एक चीज़ और है दैट इज प्रिकॉशंस, कि वैल्यू एडेड मेथड का यूज़ करते हुए कौन कौन से प्रिकॉशंस हम यूज़ कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना। सबसे पहली बात कि कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट इंक्लूडेड। अगर आप खुद के कंजप्शन के लिए आप क्या करते हो, डोमेस्टिक सर्विस का यूज़ करते हो, यानी कि जैसे माताजी घर में काम करती है देन मैंने डोमेस्टिक सर्विस है नॉट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो सर्विसेज अगर होता है इस तरीके से अपने घर में आप रह रहे हैं तो वो सब की वैल्यू को नेशनल इनकम में फिलहाल इंक्लूड हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूड। अगर आपने कोई प्रोडक्शन सर्विस की बात अलग है, अगर आपने सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन, जैसे आपका खेत है, आप अपने खेत से कुछ सामान मार्केट में बेच दिया, अपने घर में कुछ सामान रख दिया, तो उसकी वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। अगर ओनर के खुद के घर में प्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी वैल्यू को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स न्यू और ओल्ड विल नॉट बी इंक्लूडेड। कहीं भी शेयर मार्केट्स का कोई भी सामान आप कहिए तो सर्विस है, इसको इंक्लूड करना चाहिए नहीं। शेयर बॉन्ड डिवेंचर्स लगा ये सब चीज़ एक्सेट्रा हम जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट। अब बात आती है कि नेशनल इनकम की कैलकुलेशन जब भी हम वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड से करने जाएंगे एक प्रॉब्लम आती है, द प्रॉब्लम इज नोन एज डबल काउंटिंग। तो व्हाट इज डबल काउंटिंग? डबल काउंटिंग का मतलब होता है इन द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम सेवरल आइटम्स आर इंक्लूडेड इन मोर देन वन टाइम। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा बार इंक्लूड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए, फॉर एग्जाम्पल
एक फार्मर ने शुगर केन का प्रोडक्शन कर दिया और मार्केट में उसने 1000 रुपीज़ में सेल कर दिया। ठीक है, फार्मर ने उसको सेल किया किसको? फार्म को, शुगर मिल को, और शुगर मिल ने उसका प्रोडक्शन किया और क्या बनाया? शुगर प्रोड्यूस किया और मार्केट में उसको 3000 रुपीज़ में सेल कर दिया। शुगर जो सेल हुआ किसको सेल हुआ? फैक्ट्री को सेल हुआ। कौन सी फैक्ट्री? स्वीट फैक्ट्री में सेल हुआ और उसका यूज़ हुआ कि क्या बनाने के लिए? स्वीट्स प्रोड्यूस करने के लिए, और स्वीट वाले ने उसको फिर 5000 रुपीज़ में सेल कर दिया। कितने रुपए में सेल कर दिया? 5000 रुपीज़ में सेल कर दिया। अब आपसे कहा गया है कि भैया जाओ और नेशनल इनकम कैलकुलेट करो। तो आप गए, फार्मर से पूछा कि भैया तूने कितना प्रोडक्शन कर दिया? इसने कहा मैंने 1000 रुपये प्रोडक्शन कर दिया। चलो ठीक है, आपने नोट कर लिया 1000 रुपये। मिल वाले से बोला कि कितना प्रोडक्शन किया? उसने कहा कि मैंने तो भाई 3000 रुपये का सामान बेच दिया। ठीक है, फिर स्वीट वाले से पूछा आपने, भाई तूने कितना प्रोडक्शन किया? उसने कहा मैंने तो 5000 रुपये का सामान बेचा है। उस आपने नोट कर लिया कि 5 और 3 8, यानी कि टोटल इकोनॉमी में 9000 रुपये का प्रोडक्शन हुआ ये। लेकिन रियलिटी में क्या 9000 रुपीज़ का प्रोडक्शन हुआ? आप समझो, आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो इसको 1000 रुपीज़ है उसका पेमेंट जो है मिल वाले ने किया। इसका जो 3000 रुपीज़ है उसको पेमेंट जो है स्वीट वाले ने किया। एक्चुअली में फाइनल गुड्स की वैल्यू कितनी हुई? 5000 ही तो है ना, क्योंकि वही मार्केट में गया है। तो सो डैट अगर किसी एक चीज़ की वैल्यू को एक से ज़्यादा स्टेप में एक से ज़्यादा बार इंक्लूड कर लिया जाता है, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इसी से बचना होता है। और इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो यहाँ पर या तो फाइनल आउटपुट मेथड का यूज़ करो या वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड में हम केवल और केवल फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू लेंगे। ठीक है ना, जैसे हमने किया, केवल स्वीट की वैल्यू को लेंगे, बाकी हर स्टेप को वैल्यू को छोड़ देंगे। लेकिन वहाँ पर भी प्रॉब्लम है, किसको छोड़े किसको ले। लेकिन अगर वैल्यू एडेड मेथड का यूज़ करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, डेप्थ हो चला जाता है। लेकिन ये मेथड एक्चुअली में सही है, क्योंकि हर एक स्टेप की में वैल्यू को जनरेट कितना होता है वो लिया जाता है, कंजप्शन की वैल्यू को माइनस कर देते हैं। इसलिए डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम इस मेथड में नहीं होती है। राइट, तो आपको ध्यान में रखना इस चीज़ को, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। व्हाट यू मीन बाय डबल काउंटिंग, हाउ टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, आपको मैंने बता दिया। फिर भी कोई भी डाउट है, बेझिझक अपने डाउट को बिल्कुल पूछ सकते हैं आपको। ठीक है ना, और आपको पर्सनली कुछ पूछना है, मेरा नंबर गिवन है, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।